नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। यूपीएसआई की परीक्षा के लिए संविधान और मूल विधि हम पढ़ रहे हैं। तो फिलहाल संविधान चल रहा है। संविधान का पोर्शन समाप्त होते ही मूल विधि आपको पढ़ाएंगे। तो लेक्चर नंबर 17 है ये। तो आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, राज्य विधानमंडल। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आसान है, बहुत मज़ेदार है। सारी चीज़ें आपको इस लेक्चर में ही समझ में आ जाएंगी। जैसे केंद्र में एक विधायिका है जिसे आप संसद कहते हैं, और संसद के दो सदन हैं, लोकसभा, राज्यसभा। उसी प्रकार राज्यों में भी तो संसदीय शासन प्रणाली है। तो राज्य की जो विधायिका है, जो राज्य विधानमंडल है, उसमें भी दो सदन हैं, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। हालांकि कुछ ही राज्यों में विधान परिषद है, सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। केवल 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। बाकी राज्यों में केवल और केवल विधानसभा ही है। तो विधानसभा, विधान परिषद के बारे में सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं इसी लेक्चर में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आपको पहले से मालूम, अगर आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो संविधान का भाग 6 अभी तक चल रहा है। ठीक है, तो जो कि राज्य शासन प्रणाली के बारे में है, जिसमें आर्टिकल 152 से 237 तक आपको पढ़ने हैं। इसमें क्या है, राज्य की विधायिका है। तो राज्य की विधायिका आज हम पढ़ेंगे विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, इससे पहले हमने राज्य की कार्यपालिका पढ़ लिया है। इसके बाद हम राज्य के अंदर जो न्यायपालिकाएं हैं वो पढ़ेंगे। एक तो हाई कोर्ट है, वो जानते हैं। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह, ये सब हम पढ़ेंगे। तो विधानसभा और विधान परिषद को पढ़ते हैं। बहुत मज़ेदार है, बहुत आसान है, मस्त है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, राज्य की जो विधानमंडल है ना, तो राज्य की विधानमंडल अगर आपसे पूछे तो ये मत समझ लीजिए केवल विधानसभा और विधान परिषद है, नहीं। राज्यपाल भी राज्य की विधानमंडल के अभिन्न अंग होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। ठीक है, जो राज्यपाल होते हैं वो भी राज्य की विधानमंडल के बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग होते हैं। तो अपने दिमाग में रखिएगा, राज्य की विधानमंडल का मतलब ये है कि राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। और जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है तो उसकी तो बात ही अलग है, तो वहाँ पे केवल राज्यपाल और विधानसभा ही आएंगे। ठीक है, अब 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर विधान परिषद और विधानसभा दोनों हैं, और इन 6 राज्य के अलावा बाकी के जो 22 राज्य हैं वहाँ पर केवल विधानसभा है। अभी हम राज्यों की बात कर रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेशों की बात हम आगे करेंगे। ठीक है, संविधान का जो भाग 8 होगा ना, उसमें केंद्र शासित प्रदेशों की बात की गई है। तो सब सीक्वेंस समझ में आ रहा है आपको कि नहीं? संविधान का भाग 5 क्या था? केंद्र के बारे में जो पूरी शासन व्यवस्था है वो आपने पढ़ा। तो संविधान के भाग 6 में आप राज्य की शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं। तो संविधान का भाग 8 जो होगा वो केंद्र शासित प्रदेशों की शासन व्यवस्था के बारे में है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं एक एक करके। राज्यपाल तो आपने पढ़ लिया, अब विधानसभा को टारगेट हम करते हैं। तो चलिए विधानसभा को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले ये जानिए, विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है और ये लोकप्रिय सदन है। विधानसभा के जो अन्य नाम हैं वो निम्न सदन भी है और लोकप्रिय सदन भी है। निम्न सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष है, जबकि जो विधान परिषद है वहाँ का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। तो इसलिए इसे निम्न सदन, उसे उच्च सदन कह लिया जाता है। ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा उम्र दराज लोगों को रखा गया है, तो एक तरीके से आप समझ सकते हैं। ये लोकप्रिय सदन है क्योंकि विधानसभा में जो भी सदस्य होंगे वो लोगों के द्वारा चुनकर आए होंगे, क्योंकि आप जानते हैं हर 5 वर्ष में विधानसभा के चुनाव होते हैं आइडियल कंडीशन में। मतलब 5 वर्ष में इसलिए बता रहा हूँ, अगर सरकार नहीं गिरी तो। ठीक है, सामान्यतः क्या होता है, 5 वर्ष बाद हर राज्य में विधानसभा के चुनाव होते हैं। उस विधानसभा के चुनाव में जो उस राज्य के सदस्य हैं जिनका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है, तो वो वोट करते हैं, वो अपने लिए सदस्यों का चुनाव करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसे लोकप्रिय सदन कहा जा रहा है। और संरचना और गठन, विधानसभा के संरचना और गठन की बात आर्टिकल 170 में की गई है। जितने भी आर्टिकल है मैं साथ ही साथ आपको सब समझाने का प्रयास करूँगा। आप वीडियो को देखते ही याद कर लीजिए, दोबारा पढ़ने का कोई झंझट ना हो। तो सबसे पहले ही जान लीजिए, इसमें आर्टिकल 170 में वर्तमान में मैं आपको बताऊं, विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं और न्यूनतम सदस्य 60 हो सकते हैं।
वर्तमान की कंडीशन में आपको बता रहा हूँ, वर्तमान के नियमों के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ सारे सिस्टम, कि अधिकतम किसी भी राज्य की जो विधानसभा की सीटें हैं वो 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिकतम 500 ही हो सकती हैं और न्यूनतम 60 हो सकती हैं, 60 से कम भी नहीं होनी चाहिए। हालांकि कुछ राज्यों में विशेष दर्जा प्रदान किया गया, उन्हें कुछ विशेष स्थिति प्रदान की गई है, तो वहाँ पे 60 से कम हो सकती हैं। जैसे सिक्किम में कानून बनाया गया स्पेशली, तो ये प्रावधान किया गया कि यहाँ पे जो सदस्यों की संख्या है 32 है, तो गोवा के लिए 40 है, मिजोरम के लिए 40 है। तो सिक्किम, गोवा और मिजोरम की जो विधानसभा की सीटें हैं ये 60 से कम है, फिर भी नियम का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बाकायदे संविधान में जो है संशोधन करके प्रावधान किया गया है इनके लिए। ठीक है। इसके अलावा टॉप 5 राज्य जहाँ पर जो सीटें हैं अधिकतम हैं, विधानसभा की सीटें, ऐसे कौन से राज्य हैं जहाँ पर अधिकतम है? तो सबसे पहला राज्य यूपी है। उत्तर प्रदेश में जो अधिकतम सीटें हैं 403 हैं। उसके बाद वेस्ट बंगाल है 294। उसके बाद महाराष्ट्र में 288 हैं। फिर गुजरात में है 243, 243 हैं। फिर तमिलनाडु में है 234। ठीक है। तो ये 5 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर सबसे अधिक विधानसभा की सीटें हैं। तो ये पूछ लिया जाता है तो आप बता सकते हैं आराम से। इसके अलावा आर्टिकल 333 महत्वपूर्ण आर्टिकल है। आर्टिकल 333 में कहा गया है कि किसी राज्य के जो विधानसभा की टोटल सीटें हैं उनमें एक सीट रिजर्व रहेगी। किसके लिए? आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए। और उसे कौन नॉमिनेट करेगा कि कौन सा आंग्ल भारतीय का सदस्य इस विधानसभा का सदस्य बनेगा? ये राज्यपाल नॉमिनेट करेंगे। और राज्यपाल कोई भी काम करते हैं आपको मालूम है मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। तो राज्यपाल एक सदस्य जो कि आंग्ल भारतीय समुदाय से होगा उसे मनोनीत कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं। ठीक है। ऐसा आर्टिकल 333 में प्रावधान किया गया है। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। और यही प्रावधान आर्टिकल 331 में संसद के लिए किया गया था, अर्थात लोकसभा में किया गया था। संसद में 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं राष्ट्रपति, लेकिन विधानसभा में राज्यपाल एक सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। यहाँ पर विधानसभा में राज्यपाल को अधिकार है नॉमिनेट करने का, वो भी एक सदस्य को, और लोकसभा में राष्ट्रपति को अधिकार है और 2 सदस्य को मनोनीत करने का। ठीक है। हाँ, राज्यपाल तभी नॉमिनेट करेंगे अगर विधानसभा के चुनाव में कोई भी आंग्ल भारतीय समुदाय का सदस्य जीत कर नहीं आ पाया है, तब। अगर वो वोट ही जीत कर आ गया तब नॉमिनेट नहीं करेंगे। ठीक है। इसके अलावा योग्यता, विधानसभा के सदस्यों की क्या योग्यता होनी चाहिए? तो आर्टिकल 173 में विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता की बात की गई है। ठीक है। अर्थात आर्टिकल 173 में विधानसभा, विधान परिषद दोनों के योग्यताओं की बात की गई है। तो सबसे पहले हम विधानसभा पढ़ रहे हैं तो विधानसभा के बारे में हम देख लेते हैं क्या योग्यता है। तो विधानमंडल का सदस्य अगर किसी को बनना है तो सबसे पहले ये है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, अगर भारत का नागरिक है ठीक है, लेकिन उसकी उम्र जो है वो 25 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, अर्थात 25 वर्ष की आयु वो पूरी कर चुका हो, और किसी भी कोर्ट के द्वारा वो पागल या दिवालिया घोषित ना किया गया हो, और इसके अलावा किसी लाभ के पद पर ना हो। ठीक है। ऐसा नहीं कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी सरकारी नौकरी कोई कर रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये है। और विधान परिषद जब आप पढ़ेंगे उसमें सभी चीज़ें सेम है, बस उम्र का ही फासला है। यहाँ 25 वर्ष है, वहाँ 30 वर्ष आ जाएगा, बाकी सब चीज़ें सेम है। ठीक है। तो विधान परिषद भी आपने एक तरीके से पढ़ ही लिया कि विधान परिषद का सदस्य अगर बनना है तो क्या योग्यता होनी चाहिए। अब बात करते हैं कार्यकाल। विधानसभा के सदस्य या विधानसभा का क्या कार्यकाल है। तो आर्टिकल 172 में लिखा गया है। हालांकि आर्टिकल 172 में विधानमंडल के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है, अर्थात विधानसभा प्लस विधान परिषद दोनों के कार्यकाल का उल्लेख इसी आर्टिकल में किया गया है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 172 में। ठीक है। तो आर्टिकल 172 में सबसे पहले तो विधानसभा पढ़ रहे हैं तो विधानसभा के बारे में देखेंगे। तो सामान्य तौर पर विधानसभा और उसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। सामान्य तौर पर हमने कहा, क्योंकि सामान्य तौर पर इसलिए कहा क्योंकि कभी ऐसी कंडीशन भी होती है कि सरकार भंग हो जाए
या सरकार गिर जाए तो फिर से जल्दी चुनाव कराने पड़े तो 5 साल से कम भी कार्यकाल हो सकता है, लेकिन सामान्य कंडीशन में। ठीक, तो राज्यपाल जो होते हैं वो विधान परिषद की सिफारिश पर इसे 5 वर्ष से पहले भी भंग कर सकते हैं। ये कैसे होता है? अगर मुख्यमंत्री को लगता है या उसकी मंत्रिपरिषद को लगता है कि विधानसभा के अंदर अब उनकी पार्टी के पास बहुमत नहीं रह गया है, तो वो राज्यपाल से सिफारिश कर देते हैं कि उनकी जो विधानसभा है उसे भंग कर दिया जाए। विधानसभा को अगर भंग कर दिया जाएगा तो दोबारा से चुनाव होंगे। ठीक है, वो ऐसा इसलिए करते हैं चालाकी के लिए, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं ये बात अगर विपक्ष को पता लग जाएगा कि हमारे पास बहुमत नहीं रह गया तो वो अविश्वास प्रस्ताव ला देंगे, और अविश्वास प्रस्ताव जब विधानसभा में आएगा और ये प्रूव नहीं हो पाएगा कि इनके पास बहुमत है तो ये सरकार गिर जाएगी। सरकार गिर जाएगी तो विपक्ष वाले दावा कर सकते हैं कि हाँ हम सरकार बनाएंगे। अगर उनके पास बहुमत हो गया, बहुमत तो होगा ही क्योंकि तभी तो सरकार गिरी है, तो वो सरकार बना लेंगे। तो जो पहले सरकार थी उसको विपक्ष में बैठना पड़ेगा। इसी डर से वो क्या करते हैं, पहले ही राज्यपाल से कह के विधानसभा को ही भंग कर देते हैं। विधानसभा भंग करने का मतलब ये होगा कि फिर से राज्य में चुनाव होंगे, और राज्य में चुनाव होंगे तो कहीं ना कहीं उनके पास उम्मीद रहेगी कि वो फिर से सत्ता में आ सकते हैं, इसलिए किया जाता है। इसके अलावा आप आपातकाल देखेंगे, पढ़ेंगे अभी, उसमें राष्ट्रीय आपातकाल पढ़ेंगे। तो राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में संसद के द्वारा कानून बनाकर इसका जो कार्यकाल है एक बार में 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, कानून बनाकर 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है, और एक वर्ष करके बहुत वर्ष बढ़ाया जा सकता है। समझ पा रहे हैं ना? लेकिन हाँ, एक बार में 1 ही वर्ष बढ़ाया जाएगा। लेकिन अगर नेशनल इमरजेंसी कंटिन्यू रहती है तो फिर से कानून पास किया जाएगा और 1 वर्ष और बढ़ा दिया जाएगा। तो 1 वर्ष एक बार में 1 वर्ष बढ़ाया जाएगा, और एक वर्ष करके बहुत वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हर बार कानून पास करना पड़ेगा। समझ पा रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये कब होगा? नेशनल इमरजेंसी के दौरान ही हो सकता है। अब इसके अलावा शपथ की बात करते हैं। आर्टिकल 188 में विधानमंडल के सदस्यों के शपथ की बात की गई है। हालांकि विधानसभा हम पढ़ रहे हैं तो विधानसभा के शपथ की हम बात करेंगे तो आर्टिकल 188 दोबारा से आएगा जब विधान परिषद पढ़ेंगे आप। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आपको। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि विधानसभा के सदस्यों को जो शपथ है वो या तो राज्यपाल दिला सकते हैं, या राज्यपाल के द्वारा जिस व्यक्ति को अधिकार दिया गया है वो शपथ दिला देता है। तो होता क्या है आइडियल कंडीशन में, या कहा जाए कि वास्तव में होता क्या है, व्यवहार में क्या होता है कि आपके राज्यों में क्या होता है कि जब राज्य की जो विधानसभा का गठन होता है तो एक प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा, अर्थात अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। क्योंकि पहली जब बैठक होती है उसमें कोई अध्यक्ष तो होता नहीं है, तो इसलिए पहला अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है और उसको जो राज्यपाल हैं वो शपथ दिला देते हैं। और राज्यपाल उन्हें ये काम देते हैं कि आप इस विधानसभा जो सभी सदस्य हैं इनमें से आप एक अध्यक्ष का चुनाव कीजिए विधानसभा के लिए, और एक उपाध्यक्ष का चुनाव कीजिए, और सबको शपथ दिलवा दीजिए। ठीक है, तो ये होता है व्यवहार में। ठीक, नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा आर्टिकल 189 में विधानमंडल में कोरम की बात की गई है, अर्थात गणपूर्ति की बात की गई है। मतलब इसमें यह कहा गया है कि कोई भी बैठक, चाहे विधानसभा की हो चाहे विधान परिषद की हो, वो बैठक कब करवाई जा सकती है, कितने सदस्य कम से कम शामिल होंगे, कब करवाई जा सकती है। तो ये आर्टिकल 189 में कहा गया है। इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई बैठक हो रही है चाहे विधानसभा की या विधान परिषद की, उसमें अगर 10% सदस्य उपस्थित होंगे, कुल सदन के सदस्यों का अगर 10% या 10वां भाग उपस्थित होगा, तभी जो है बैठक होगी, अन्यथा बैठक नहीं होगी। ठीक है, या अगर 10% से कम सदस्य उपस्थित हैं तो सदन के अध्यक्ष को अधिकार दिया गया है वो बैठक को स्थगित कर दें। तो जैसे मान लीजिए किसी राज्य में 400 सीटें हैं लोकसभा में, तो उसका 10% कितना आएगा? 40। तो 40 सदस्य उपस्थित होंगे किसी बैठक में या इससे अधिक उपस्थित होंगे, तभी बैठक बुलाई जाएगी। ठीक है, ये है। लेकिन हाँ, इसमें एक और शब्द जोड़ा गया है कि जो 10वां हिस्सा आएगा ना, वो 10 से कम भी नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि किसी
मान लीजिए किसी राज्य में विधानसभा की जो सीटें हैं 60 ही सीटें हैं, तो उसका 10वां हिस्सा तो 6 आएगा, तो क्या 6 सदस्य उपस्थित होंगे तो बैठक हो जाएगी? नहीं। तो कंडीशन क्या यहाँ लगाई जाएगी? कम से कम 10 सदस्य होंगे, या तो 10वां हिस्सा होने चाहिए या तो 10 सदस्य, लेकिन दोनों में कंपैरिजन किया जाएगा, जो अधिक होगा वही माना जाएगा। तो यहाँ पे इसका 10वां हिस्सा 6 आ रहा है, लेकिन ये 10 से छोटा है, तो इसलिए ये नहीं माना जाएगा। कम से कम 10 सदस्य उपस्थित होंगे तभी होगा। ठीक है, होप समझ पा रहे हैं। चलिए, तो ये दोनों के लिए, विधानसभा विधान परिषद दोनों में यही कंडीशन है। ठीक है, 1/10 और 10 वाली। अब विधानसभा के अधिकारियों की बात करते हैं, जिसमें प्रमुखतः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आते हैं। तो इनके बारे में सबसे पहला आर्टिकल 178। आर्टिकल 178 में ये कहा गया है कि विधानसभा के सदस्य अपने में से ही एक अध्यक्ष का चुनाव करेंगे और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे। ठीक है, चुनाव कौन करवाता है? प्रोटेम स्पीकर करवाते हैं, लेकिन चुनते कौन है आपस में? आपसी सहमति से विधानसभा के सदस्य ही तो चुनते हैं सभी। और कार्यकाल इनका वही होता है जो आमतौर पर विधानसभा का कार्यकाल होता है या विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, जो कि 5 वर्ष का होता है। लेकिन कंडीशन आपको मालूम है, 5 वर्ष से पहले अगर विधानसभा भंग हो जाती है तब भी इनका कार्यकाल उतना ही रहेगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जितना सदस्यों का कार्यकाल रहेगा उतना ही कार्यकाल रहेगा। और आर्टिकल 179 बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो पद है, जो पोस्ट है, वो किस प्रकार से रिक्त होगी, या वो त्याग पत्र देंगे, या पद से किस प्रकार से इनको हटाया जाएगा, ये सारी बातें आर्टिकल 179 में कही गई हैं। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले ये याद रखिए, अगर विधानसभा की इनकी सदस्यता चली जाती है, चाहे अध्यक्ष हों चाहे उपाध्यक्ष हों, इनकी अगर विधानसभा की सदस्यता ही समाप्त हो जाती है या उससे वंचित हो जाते हैं, तो ये अपनी पोस्ट पर नहीं बैठेंगे, तो ना ही अध्यक्ष रहेंगे ना ही उपाध्यक्ष रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा दूसरी बात इसमें की गई है कि अगर ये जब चाहें अपनी इच्छा से त्यागपत्र दे सकते हैं। जो अध्यक्ष होते हैं वो किसको त्यागपत्र देंगे? वो उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देंगे, और उपाध्यक्ष को अगर त्यागपत्र देना है वो किसको देंगे? अध्यक्ष को देंगे। तो एक दूसरे को ये त्यागपत्र दे सकते हैं। ठीक, इसके अलावा विधानसभा में प्रस्ताव लाकर भी इन्हें बहुमत से हटाया जा सकता है। इन्हें हटाया जा सकता है, विधानसभा में बहुमत से प्रस्ताव लाकर इन्हें हटाया जा सकता है। साधारण बहुमत से वो पास हो जाएगा तो माना जाएगा। ठीक है, याद रखिए, केवल विधानसभा में आएगा, विधान परिषद में नहीं आएगा, क्योंकि उसी के सदस्य उसी के में से चुने गए हैं, तो वही लोग हटा सकते हैं। ठीक, इसके अलावा विधानसभा के भंग होने के बाद भी अध्यक्ष अपने पद पर बने रहेंगे जब तक नई विधानसभा का गठन नहीं होता, क्योंकि महत्वपूर्ण पोस्ट होती है, इसे खाली नहीं छोड़ा जाता है। विधानसभा भंग होगी, मान लीजिए, अब चुनाव जब तक हो रहे हैं ना देश में, तो अगर मैं पूछूं कि विधानसभा का अध्यक्ष कौन है, तो वो पहले वाले अध्यक्ष ही माने जाएंगे। ठीक है, भले ही जो बैठकें नहीं हो रही हैं, लेकिन ऑफिशियली उन्हीं का नाम होगा रिकॉर्ड पर। इसके अलावा विधानसभा के कार्य और शक्तियों की बात करते हैं। देखिए, जिन राज्यों में केवल विधानसभा ही है, तो वहाँ पर विधानमंडल की सारी शक्तियाँ ऑटोमेटिक विधानसभा ही यूज़ करेंगी। लेकिन जिन राज्यों में दोनों सदन हैं, तो वहाँ पर भी अगर कंपैरिजन करेंगे ना, विधानसभा अधिक शक्तिशाली है। जैसे लोकसभा राज्यसभा में कंपैरिजन किया था, लोकसभा अधिक शक्तिशाली थी, वैसे ही राज्यों में विधानसभा जो है विधान परिषद की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विधायी शक्तियों की। ठीक है, कानून बनाने की संबंध में जो शक्तियाँ हैं वो हम सबसे पहले देखेंगे। तो सबसे पहले ये याद रखिए, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर ये कानून बनाते हैं। ये तो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि संघ सूची पर केंद्र कानून बनाएगा, और राज्य सूची पर और समवर्ती सूची पर राज्य कानून बनाएगा। जानते हैं ना, समवर्ती सूची पर कौन बनाता है? राज्य केंद्र दोनों बनाते हैं, और राज्य सूची पर केवल राज्य बनाती है, संघ सूची पर केवल केंद्र बनाती है। तो संघ सूची पर कौन कानून बनाता है? संघ या केंद्र कानून बनाती है। इसका मतलब क्या है? संसद कानून बनाती है। कॉमन सेंस समझ पा रहे हैं ना, सरकार ही तो संसद के द्वारा कानून बनाएगी। समझ पा रहे कि नहीं? वेरी गुड। वैसे ही मैं बोल रहा हूँ आपको, राज्य सूची के विषयों पर केवल राज्य सरकार कानून बनाएगी। इसका मतलब क्या है? विधानमंडल कानून बनाएगी। तो कानून बनाने का जरिया एकमात्र कौन सा है? विधानमंडल ही तो है।
विधानमंडल के द्वारा ही तो कानून बनाया जाता है, समझ पा रहे हैं आप। हालांकि अध्यादेश के द्वारा भी बनाया जाता है, राज्यपाल के द्वारा, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं बाद में विधानमंडल से पारित होना जरूरी होता है, तभी वो लागू रहता है। अब धन विधेयक को छोड़कर बाकी जो अन्य विधेयक हैं वो किसी भी सदन में रखे जा सकते हैं। धन विधेयक केवल और केवल विधानसभा में ही पहले रखा जाएगा। जैसे केंद्र में था आपका, संसद के केस में था कि धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में आएगा, लोकसभा से पास हो जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा के पास भी नामात्र शक्तियाँ होती हैं, केवल 14 दिन तक वो रोक सकता है। 14 दिन के बाद उसे पास करना ही पड़ता है। अगर 14 दिन के बाद भी उसने रोका तो 15वें दिन हम ऑटोमेटिक मान लेते हैं कि वो पास हो गया है राज्यसभा से भी। वैसे ही यहाँ पर भी है। विधानसभा में सबसे पहले धन विधेयक आएगा, पास हो जाएगा तो विधान परिषद में जाएगा, उनके पास केवल 14 दिन का समय होता है। 14 दिन में उन्होंने पास कर दिया तो ठीक है, नहीं तो वो 14 दिन के बाद ऑटोमेटिक मान लिया जाता है वो पास हो गया, ठीक। लेकिन जो अन्य विधेयक की बात करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। अन्य विधेयक जो हैं वो किसी भी सदन में लाए जा सकते हैं, या तो विधानसभा या तो विधान परिषद। तो ये बहुत मस्त कंडीशन है। मान लीजिए अगर विधानसभा में लाए गए, विधानसभा से पास हो गया, उसके बाद कहाँ जाएगा? विधान परिषद। तो क्या विधान परिषद मना कर सकती है कि उसे पास नहीं करेगी? अगर मना कर देगी क्या वो विधेयक रद्द हो जाएगा? नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आपको समझना ज़रूरी है कि मान लीजिए कोई साधारण विधेयक है, वो विधानसभा में आता है, विधानसभा से बच्चों वो पास हो गया और विधान परिषद में जाएगा, लेकिन विधान परिषद उसे मना नहीं कर सकती है। विधान परिषद उसे 3 महीने तक अपने सदन में रोक सकती है। 3 महीने के अंदर अंदर उसे पास करना पड़ेगा। अगर 3 महीने के अंदर अंदर पास नहीं किया, 3 महीने पूरे हो गए, तो वो विधेयक फिर से वापस चला जाएगा विधानसभा में। और विधानसभा ने अगर दोबारा से बिना किसी संशोधन के उसे दोबारा से विधान परिषद में भेजा, तो विधान परिषद के पास इस बार केवल 1 महीने का समय होगा। 1 महीने में उसे पास करना पड़ेगा। फिर भी अगर पास नहीं करती है विधान परिषद तो ऑटोमेटिक मान लिया जाएगा 1 महीने के बाद कि वो पास हो गया। तो मैं आपसे पूछूं कि कोई भी विधान परिषद जो है राज्य की, वो किसी विधेयक को अधिकतम कितना रोक सकती है? अधिकतम वो 4 महीने रोक सकती है। 3 + 1 4 महीने रोक सकती है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन में आपको बताऊं कि अगर कोई विधेयक पहले विधान परिषद में ही लाया जाता है, तो अगर विधान परिषद में वो पास हो जाता है, विधान परिषद में पास हो जाता है, तो वो जाएगा विधानसभा में। अगर विधानसभा उसे मना कर दे, पास नहीं करे, तो विधेयक वहीं समाप्त हो जाएगा। इतनी बड़ी शक्ति है विधानसभा के पास। लेकिन अगर विधानसभा ने पास कर दिया, उसके बाद राज्यपाल के पास जाएगा, राज्यपाल साइन करेंगे और कानून बन जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं? देखिए मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे, यदि कोई विधेयक पहले विधान परिषद से पारित किया जाता है और उसके बाद विधानसभा में भेजा जाता है, तो विधानसभा के इनकार करने पर वो विधेयक समाप्त हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है। लेकिन बच्चों, अगर कोई विधेयक पहले विधानसभा से पारित हो जाता है, दोबारा विधान परिषद में जाता है, तो विधान परिषद उसे 3 महीने तक अधिकतम रोक सकती है, ठीक है। विधान परिषद कितना महीने रोक सकती है? 3 महीने रोक सकती है। 3 महीने अगर उन्होंने पास नहीं किया, दोबारा से विधानसभा में चला जाएगा। फिर से अगर इन्होंने विधान परिषद में भेजा बिना किसी संशोधन के, तो अधिकतम 1 महीने दोबारा रोकेंगे वो, ठीक है। तो कुल मिला जुला के अधिकतम 4 महीने ही रोक सकती हैं। और एक और नोट लिखना आपको कि दोनों सदनों में मतभेद होने पर संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। संसद में था कि किसी साधारण विधेयक को लेकर अगर लोकसभा राज्यसभा में मतभेद हो जाता है तो संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। अब तक जब से हमारा संविधान लागू हुआ 3 बार ऐसा हो चुका है कि संयुक्त बैठक बुलाई गई हो, लेकिन राज्य की कंडीशन में ऐसा नहीं है। विधानसभा विधान परिषद में अगर मतभेद होगा तो संयुक्त बैठक नहीं होगी, नोट कर लीजिए, ठीक। अब इसके बाद वित्तीय शक्तियाँ। विधानसभा का राज्य के वित्त पर पूरा नियंत्रण होता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियाँ, जो वित्तीय शक्तियाँ हैं, वो विधानसभा के पास ही हैं। जैसे धन विधेयक पहले विधानसभा में पेश किया जाता है, आपको मालूम है। और हर वर्ष जो बजट आता है, वार्षिक बजट जिसे आप कहते हैं, वो विधानसभा में ही रखा जाता है। कौन रखवाता है? राज्यपाल रखवाते हैं। किसके माध्यम से? वित्त मंत्री के माध्यम से। ये तो कॉमन सेंस आप जानते ही हैं।
विधानसभा की स्वीकृति के बाद ही राज्य में कोई टैक्स लगाया जा सकता है। अगर विधानसभा की स्वीकृति नहीं है तो कोई टैक्स लग ही नहीं सकता। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी वित्तीय पावर विधानसभा के पास है। विधानसभा की स्वीकृति के बिना राज्य सरकार संचित निधि से भी पैसा नहीं निकाल सकती है। संचित निधि या कहा जाए राज्य का जो खजाना है वहाँ से पैसे निकालने हैं तो कानून पास करना पड़ता है, अर्थात विधेयक लाना पड़ता है। उस विधेयक को भी धन विधेयक कहा जाता है। ठीक है, अब कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति देखते हैं कि किस प्रकार से विधानसभा का कार्यपालिका पर नियंत्रण है। कार्यपालिका जो सरकार एक तरीके से हम कह सकते हैं, विधानसभा का मंत्रिपरिषद पर पूरी तरीके से नियंत्रण होता है, क्योंकि आप जानते हैं पूरी जो मंत्रिपरिषद है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, एक भी मंत्री के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। वैसे ही विधानसभा के सदस्य मंत्रियों की आलोचना भी कर सकते हैं, उनसे क्रॉस क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। किसी काम के संबंध में अगर कोई काम इन्होंने किया है इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। ठीक है, तो अविश्वास प्रस्ताव लाकर इन्हें सरकार को गिराया जा सकता है। तो आप समझ पा रहे हैं कि विधानसभा जो है उसका पूरी तरीके से कार्यपालिका पर नियंत्रण है। ठीक, संविधान संशोधन के संबंध में अधिकार। तो संविधान में संशोधन क्या विधानसभा या विधान परिषद कर सकती है? नहीं कर सकती है। कौन करती है? संसद करती है। लेकिन कुछ संशोधन ऐसे होते हैं जिसमें संसद और राज्य का भी रोल होता है। उसमें क्या होता है कि संसद जो है 2/3 बहुमत से वो कानून पास कर देती है संविधान में संशोधन करने का। उसके बाद राज्यों में भेजा जाता है। तो जितने टोटल राज्य उस समय उपस्थित होते हैं देश में, अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं, तो कम से कम आधे राज्य या आधे से अधिक राज्यों के द्वारा भी स्वीकृति लेना अनिवार्य है। हालांकि साधारण बहुमत से अगर स्वीकृति वो दे देते हैं तो वो संशोधन हो जाता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के पावर में अगर परिवर्तन करना है तो केवल संसद नहीं कर सकती है। संसद 2/3 बहुमत से कानून पास करेगी दोनों सदनों में, उसके बाद राज्यों में भेजा जाएगा। अगर राज्य स्वीकृति देंगे या अनुमोदन करेंगे तभी वो कानून बन पाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक, राज्य विधानसभा को संविधान में संशोधन करने का कोई महत्वपूर्ण अधिकार तो नहीं है, लेकिन कुछ संशोधन जिनमें राज्यों को भी मंजूरी जो है आवश्यक है, इनकी मंजूरी आवश्यक है, उसमें ये भाग लेते हैं, जो कि हमने आपको बता दिया अभी। ठीक है, और विधानसभा के कुछ कार्य और शक्तियाँ चुनाव से संबंधित भी हैं। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में ये हिस्सा लेती हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के सदस्य हिस्सा लेते हैं कि नहीं? पढ़ा आपने ना, राष्ट्रपति के चुनाव का जो निर्वाचक मंडल है वो कौन कौन था, समझ में आया कि नहीं? वेरी गुड। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में ये हिस्सा लेती हैं। तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो इन्हीं के द्वारा तो होता है, विधानसभा के सदस्यों के द्वारा ही तो होता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव करते हैं, ये अपने सदन के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव करते हैं। इसके अलावा विधान परिषद जब आप आगे पढ़ेंगे तो विधान परिषद के 1/3 सदस्य जो होते हैं वो इन्हीं के द्वारा निर्वाचित होंगे, अर्थात इन्हीं के द्वारा चुने जाएंगे। ठीक है, ये पूरी बात थी विधानसभा के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, इससे बाहर नहीं आएगा आपके एग्ज़ाम में, तो ये सब देख लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद विधान परिषद आपको पढ़ना है। सबसे पहले तो ये जानिए कि विधान परिषद को उच्च सदन कहते हैं। विधानसभा को निम्न सदन, तो विधान परिषद को उच्च सदन कहते हैं। तो आर्टिकल 171 में विधान परिषद के संरचना का उल्लेख किया गया है। इसमें ये कहा गया है कि जो विधान परिषद है उसमें अधिकतम जो सदस्य की संख्या है वो उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3 हो सकती है, लेकिन न्यूनतम संख्या जो है वो 40 हो सकती है। तो किसी भी राज्य की जो विधान परिषद है उसमें अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो उस राज्य के जो विधानसभा है उस विधानसभा में जितना सदस्यों का संख्या होगा ना उसका 1/3 अधिकतम हो सकता है। मान लीजिए किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या जो है 300 है, तो उस राज्य की विधान परिषद में जो अधिकतम संख्या है वो 100 हो सकती है। 1/3 तो 100 होगा, लेकिन न्यूनतम 40 हो सकती है, अर्थात 40 और 100 के बीच में ही हो सकती है। ये कंडीशन है।
मेन बात ये याद रखना है, 1/3 से अधिक नहीं हो सकती, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि आर्टिकल 171। तो आर्टिकल 171 में ही ये बताया गया है कि जो विधान परिषद में जो कुल सदस्य होंगे, कितना भाग कहाँ से निर्वाचित होंगे, कौन चुनेगा, ये सारी बातें भी इसमें कही गई हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम समझते हैं। तो सबसे पहले ये जानिए कि किसी भी राज्य की जो विधान परिषद है उसमें टोटल जो सदस्य होंगे ना, उनका 1/6 हिस्सा राज्यपाल के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे, ठीक है। किसके द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे? राज्यपाल के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। तो 5 फील्ड ऐसे हैं, 5 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ से ये नॉमिनेट किए जाते हैं, जैसे विज्ञान के क्षेत्र से, चिकित्सा के क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से, चौथा समाज सेवा के क्षेत्र से, और 5वां सहकारी आंदोलन से, ठीक है। इसके अलावा विधान परिषद के जो 1/3 सदस्य हैं उनका चुनाव उस राज्य की जो विधानसभा है उनके सदस्यों के द्वारा होगा। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि जो विधानसभा के सदस्य हैं वो वोटर होंगे, ऐसा नहीं कि उनमें से चुने जाएंगे, नहीं, वो वोटर होंगे, वोट करने वाले होंगे, ठीक है। तो 1/3 सदस्य विधान परिषद के, उनको चुनने का अधिकार किसे है दिया गया है? उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों को। और 1/3 अन्य जो सदस्य हैं वो उस राज्य की जो पंचायतें हैं, जो नगर पालिकाएँ हैं ना, अर्थात कहा जाए जो स्थानीय प्रशासन, जो स्थानीय स्वशासन है, तो उनके सदस्यों के द्वारा 1/3 सदस्य चुने जाएंगे। फिर से कह रहा हूँ, ये वोटर का काम करेंगे, ठीक है, ये वोटर होंगे। इसके अलावा 1/12 हिस्सा विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/12 हिस्सा जो है वो उस राज्य में जो सेकेंडरी स्कूल हैं उन सेकेंडरी स्कूल के अध्यापकों के द्वारा चुने जाएंगे। जो अध्यापक होंगे ये वोटर का काम करेंगे, ऐसा मत समझ लीजिए कि अध्यापकों को ही चुन के रखा जा रहा है, नहीं, अध्यापक वोटर होंगे। इसके अलावा 1/12 जो अन्य सदस्य हैं ना, उन्हें जो है वो चुनेंगे जो उस राज्य में ग्रेजुएट्स हैं, जिन्होंने कम से कम 3 साल की डिग्री जिनके पास हो, तो वो जो स्नातक होल्डर हैं, जो ग्रेजुएट्स होल्डर हैं, वो चुनेंगे, ठीक है। ये भी वोटर ही हैं। समझ पा रहे ना कि कुल विधान परिषद में जितने सदस्य हैं, तो मान लीजिए 60 सदस्य हैं, तो किसी राज्य की विधान परिषद में 60 सदस्य हैं, तो उन 60 सदस्यों में 10 सदस्य राज्यपाल के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे, और उनमें से जो 20 सदस्य होंगे वो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाएंगे, और 20 अन्य सदस्य पंचायतों और नगर पालिकाओं के सदस्यों के द्वारा चुने जाएंगे, और जो 5 सदस्य होंगे वो सेकेंडरी स्कूल के टीचर्स के द्वारा चुने जाएंगे, और 5 अन्य सदस्य जो होंगे वो ग्रेजुएट्स के द्वारा चुने जाएंगे, ठीक है। और इनका जो चुनाव की जो प्रक्रिया है, जो प्रणाली है, वो एकल संक्रमणीय अनुपातिक मतदान प्रणाली है। नोट कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण जानकारी। अब इसके बाद हमने पहले भी आपको बताया था कि आर्टिकल 172 में विधानमंडल के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। विधानसभा तो आपने पढ़ लिया, तो विधान परिषद में के बारे में ये लिखा हुआ है कि हर 2 वर्ष में सदन के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करेंगे, और 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करने के बाद नए 1/3 सदस्य आएंगे, जैसे राज्यसभा के केस में था। तो इस तरीके से आप जोड़ के देखेंगे तो हर सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का कार्यकाल हो रहा है, ठीक है। जैसे राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष था, वैसे ही विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष का होगा। लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जो राज्यसभा है वो स्थायी सदन है, कभी भी विघटित नहीं हो सकती है, लेकिन जो विधान परिषद है आपकी ना, वो विघटित हो सकती है, ठीक है। इसको समाप्त किया जा सकता है। विघटित इन द सेंस मतलब इसे समाप्त किया जा सकता है। जैसे 6 राज्यों में वर्तमान में विधान परिषद है, तो ऐसा किया जा सकता है कि 6 राज्यों में से किसी राज्य से विधान परिषद हटा दी जाए, या जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है वहाँ पे नई विधान परिषद आ जाए, तो इसलिए इसे स्थायी सदन नहीं कहा जा सकता, ठीक। तो नोट कर लीजिएगा। नोट एक चीज़ आपको और करनी है, विधान परिषद स्थायी सदन नहीं है, इसे बाकायदा लिख लीजिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब विधान परिषद के सदस्यों की योग्यता को पढ़ने से पहले आपको मैं एक चीज़ और बता देना चाह रहा हूँ, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
वो है आर्टिकल 169। तो आर्टिकल 169 ये बताता है कि किसी भी राज्य में विधान परिषद का निर्माण किस प्रकार से हो सकता है या समाप्त किस प्रकार से किया जा सकता है। जैसे वर्तमान में 6 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना। इन 6 राज्यों में विधान परिषद उपलब्ध है और इनके अलावा 22 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद नहीं है। तो उन 22 राज्यों में भी विधान परिषद को लाया जा सकता है, या इन 6 राज्यों में जहां पर विधान परिषद है इनमें से विधान परिषद को समाप्त भी किया जा सकता है। तो वो पूरा जो तरीका है वो आर्टिकल 169 में बताया गया है किस प्रकार से होगा। ठीक है, तो आर्टिकल 169 ये कहता है कि किसी भी राज्य में विधान परिषद का निर्माण और समाप्ति कैसे होगी। तो सबसे पहले ये जानिए कि किसी राज्य में विधान परिषद को अगर बनाना है या समाप्त करना है तो सबसे पहले विधानसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा। तो उस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पास होना पड़ेगा। अगर वो प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास हो जाता है तो वो प्रस्ताव पास होने के बाद संसद को भेजा जाएगा। तो संसद के दोनों सदनों से साधारण बहुमत से उसे स्वीकृति अगर मिल जाती है और राष्ट्रपति साइन कर देते हैं तब जाकर किसी राज्य में विधान परिषद का गठन या समाप्ति की जा सकती है। समाप्त करना है तब भी यही तरीका है, अगर गठन करना है तब भी यही तरीका है। ठीक है, ये जान लीजिए 2/3 बहुमत चाहिए कहाँ पे, विधानसभा में, और साधारण बहुमत चाहिए लोकसभा राज्यसभा में। लेकिन 2/3 का बहुमत का मतलब समझ रहे हैं क्या, कि जितने सदस्य उपस्थित हैं सदन में उनका 2/3, लेकिन वो 2/3 जो सदस्यों का नंबर आएगा ना वो कुल सदस्य संख्या का 50% से अधिक होना ही चाहिए। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाऊं तो जैसे मान लीजिए 100 सदस्य उपस्थित हैं, ठीक है, किसी सदन में 100 सदस्य उपस्थित हैं, जब चर्चा हो रही है तो इसका 2/3 तो केवल 75 ही आएगा, 75। अगर उस विधानसभा की जो टोटल सीट है, जो टोटल कैपेसिटी है वो 400 सीट है मान लीजिए, तो 400 का आधा कितना होगा, 200। तो 200 से कम है ना 75, तो वो पास नहीं होगा। ठीक है, तो वो बिल पास नहीं होगा। सदन का सदस्यों का संख्या जितनी हुई, सदन में जितने सदस्य उपस्थित होंगे उनका 2/3 तो चाहिए ही, लेकिन वो 2/3 कुल सीट का 50% से अधिक होना चाहिए। होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद ये आप देखिए कि नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं बता रहा हूँ। जनवरी 2020 में आंध्र प्रदेश ने विधान परिषद को समाप्त करने के लिए विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर दिया है और ये लोकसभा राज्यसभा में अभी पेंडिंग है। जब वहाँ से पास हो जाएगा तब आंध्र प्रदेश की विधान परिषद समाप्त हो जाएगी। ठीक, ऐसा इसलिए किया गया, विधान परिषद को इसलिए समाप्त करने के लिए जो प्रस्ताव लाया गया आंध्र प्रदेश में, क्योंकि लोक विधानसभा में तो सरकार की बहुमत बनी हुई है लेकिन विधान परिषद में उनका बहुमत नहीं है। तो कोई भी बिल लाया जाता है विधानसभा से पास हो जाता है तो आंध्र प्रदेश की विधान परिषद के द्वारा उसे लटका दिया जाता है। तो 4-4 महीने का जो है डिले होता जा रहा है, तो सरकार अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, ऐसा सरकार का कहना है, तो इसलिए वो ऐसा कदम उठा रहे हैं। ठीक है, होप आपको आर्टिकल 169 समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद की चर्चा करते हैं। तो योग्यता की हम बात कर रहे थे, तो आर्टिकल 173 में विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता की बात की गई है, मतलब विधानसभा विधान परिषद दोनों। तो विधानसभा पढ़ लिया आपने, बस यही अंतर है, 30 वर्ष की आयु यहाँ पे है, वहाँ 25 वर्ष की आयु, बाकी सेम है। इसके अलावा विधान परिषद के अधिकारियों की बात करते हैं। यहाँ पे अधिकारी सभापति और उपसभापति हैं। वहाँ पे क्या थे, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, यहाँ पे सभापति और उपसभापति हैं। तो आर्टिकल 182 में ये कहा गया है कि विधान परिषद के सदस्य अपने में से ही एक सभापति और एक उपसभापति चुनेंगे। कुछ याद आ रहा है कि नहीं, राज्यसभा में जो सभापति थे वो कौन थे, वो देश के जो उपराष्ट्रपति हैं वो होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो विधान परिषद के जो सभापति हैं वो उनके सदस्यों में से ही होंगे। ये डिफरेंस है, याद रखिए। कार्यकाल उतना ही होगा जितना सदस्यों का कार्यकाल है, था 6 वर्ष का कार्यकाल होगा।
आर्टिकल 183 में सभापति के जो या उपसभापति जो हैं इनका जो पोस्ट है कैसे रिक्त हो सकती है, ये त्यागपत्र दे सकते हैं, पद से इनको हटाया जा सकता है, ये सभी बातों का उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहले आर्टिकल 183 में कहा गया है कि विधान परिषद की सदस्यता अगर चली जाती है सभापति या उपसभापति की तो इन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा। ये अपनी इच्छा से भी त्यागपत्र देते हैं, सभापति उपसभापति को त्यागपत्र देते हैं और उपसभापति सभापति को त्यागपत्र देते हैं। और विधान परिषद में प्रस्ताव लाकर भी इन्हें बहुमत से हटाया जा सकता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब कार्य और शक्तियाँ देखते हैं विधान परिषद की। तो धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक रोक सकते हैं, जैसा कि पहले भी आपको बताया। साधारण विधेयक को अधिकतम ये 4 महीने रोक सकते हैं केवल, तो कुछ खास इनके पास शक्तियाँ नहीं हैं। और कुछ संविधान में जो संशोधन होते हैं उनमें ये विधानसभा के साथ मिलकर बराबर से काम करते हैं। ठीक है, ये बात है। तो ये था आपका विधान परिषद के बारे में पूरी जानकारी। तो होप आपको विधानमंडल पूरा अच्छे समझ में आ गया होगा, जिसके 2 सदन है, विधानसभा विधान परिषद। कोई डाउट है कमेंट कीजिएगा। हम आपसे अगले एपिसोड मिलेंगे। स्क्रीन पे 4 लेक्चर आ रहे हैं, महत्वपूर्ण लेक्चर हैं, देख लीजिएगा। नमस्कार।